शुरुआत करते हैं। आज हम एक बहुत ही प्रभावशाली बिजनेस किताब पर बात करने वाले हैं। बिल्ड टू लास्ट, सक्सेसफुल हैबिट्स ऑफ विजनरी कंपनीज। जिम कॉलिंस और जेरी पॉरस की किताब है ये। 1994 की क्लासिक मानी जाती है और हमारे पास इसकी एक अच्छी समीक्षा है जो इसके जो मुख्य विचार हैं उनको सामने रखती है। तो आज हम कोशिश करेंगे ये समझने की कि आखिर कौन सी बातें हैं जो कंपनियों को सिर्फ सफल नहीं बल्कि लंबे समय तक टिके रहने वाला बनाती हैं, टाइम की कसौटी पर खरा उतरने वाला। बिल्कुल। और ये जानना जरूरी है कि ये किताब कोई हवा हवाई बात नहीं करती। ये 18 कंपनियों का बहुत गहरा अध्ययन है जिन्हें लेखक विजनरी कहते हैं, मतलब दूरदर्शी। जैसे 3M, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, डिज्नी, बोइंग, ऐसी कंपनियां। और इनकी तुलना की गई उन्हीं के जैसी दूसरी कंपनियों से जो उतनी सफल नहीं हो पाईं। तो सवाल यही था कि क्या महान कंपनियां किस्मत से बनती हैं, या बाजार से, या कोई एक लीडर बना देता है, या फिर क्या कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिन्हें सीखा जा सकता है, बनाया जा सकता है। हाँ, और किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो अपने आप में काफी सोचने पे मजबूर करता है कि महान कंपनियां सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं होती। उनका एक मजबूत मकसद होता है, एक विचारधारा होती है। क्या ये सही है? क्या ये सिर्फ कहने की बात है? नहीं नहीं, इसका बहुत गहरा मतलब है। लेखक यही कहते हैं कि लंबे समय की सफलता किसी एक चमत्कारी लीडर या किसी एक जबरदस्त आइडिया पर नहीं टिकती। वो तो आते जाते रहते हैं। असली टिकाऊपन आता है कंपनी की संस्कृति से, उसके मूल्यों से, और लगातार बेहतर होने की सोच से। इसी में वो अपना पहला सिद्धांत लाते हैं कि ये कंपनियां सिर्फ समय बताने वाली नहीं होती, वे घड़ी बनाने वाली होती हैं। घड़ी बनाने वाले, ये दिलचस्प है। क्या मतलब है इसका? सिस्टम बनाना। सिस्टम से थोड़ा ज्यादा, ये एक ऐसी संस्कृति, एक ऐसा ढांचा बनाने के बारे में है जो किसी एक व्यक्ति पर निर्भर ना हो। सोचिए, एक घड़ी बनाने वाला एक मशीन बनाता है। वो मशीन लगातार समय बताती रहती है ना? वैसे ही एक स्थायी कंपनी एक ऐसी व्यवस्था बनाती है जो लीडरशिप बदलने पर भी चलती रहे। अच्छा, तो समय बताने वाला वो लीडर है जो रोज बताएगा क्या करना है, सारे जवाब उसी के पास। हाँ। लेकिन घड़ी बनाने वाला लीडर एक माहौल बनाता है, सिद्धांत बनाता है, प्रक्रियाएं बनाता है, ताकि कंपनी खुद सही दिशा में बढ़े, सही फैसले ले, भले ही वो लीडर कल ना रहे। समझ गया। ये तो एक तरह से लीडर का खुद को गैर जरूरी बनाने जैसा हुआ। बिल्कुल, और शायद इसीलिए मुश्किल भी है। हाँ, ये तो है। और फिर दूसरा सिद्धांत आता है मुनाफे से आगे देखना, मोर देन प्रॉफिट्स। समीक्षा में एचपी के एचपी वे का जिक्र था, या वॉल्ट डिज्नी का लोगों को खुश करना। लेकिन क्या ये सिर्फ अच्छी अच्छी बातें हैं? जब असलियत में तिमाही नतीजों का प्रेशर आता है, तब क्या कंपनियां सच में मुनाफे से आगे सोच पाती हैं? ये बहुत प्रैक्टिकल सवाल है। देखिए, किताब ये नहीं कहती कि प्रॉफिट जरूरी नहीं है। प्रॉफिट तो ऑक्सीजन जैसा है, उसके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते। हाँ। पर हम सिर्फ सांस लेने के लिए तो नहीं जीते। हाँ। है ना? सही बात है। वैसे ही विजनरी कंपनियां सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं होती। उनका एक गहरा उद्देश्य होता है, कोर पर्पस जिसे कहते हैं, कि दुनिया में वो क्या करना चाहती हैं, उनके होने का मतलब क्या है। और यही उद्देश्य मुश्किल वक्त में कर्मचारियों को जोड़े रखता है, उन्हें दिशा दिखाता है। अच्छा। और हाँ, जब दबाव होता है तब इसी उद्देश्य की परीक्षा होती है। जो कंपनियां टिकी रहती हैं वो लंबी दौड़ में अक्सर ज्यादा भरोसेमंद ब्रांड भी बनती हैं, जिसका फायदा आखिर में प्रॉफिट पर भी दिखता है। तो ये सिर्फ इमोशनल नहीं, स्ट्रैटेजिक भी है। बिल्कुल। ये दिलचस्प है। लेकिन फिर आता है वो सिद्धांत जो मुझे लगता है सबसे मुश्किल होगा बैलेंस करना। प्रिजर्व द कोर, स्टिमुलेट प्रोग्रेस। अपनी जड़ें भी बचाओ और आगे भी बढ़ो, बदलो भी। ये तो एक तरह से विरोधाभासी नहीं लगता? एक ही टाइम पर टिके भी रहो और चलो भी, कैसे? हाँ, और शायद यही इन कंपनियों की कामयाबी का सबसे बड़ा राज है। देखिए, कोर या मूल विचारधारा में दो चीजें हैं। मूल मूल्य, कोर वैल्यूज, जो कभी नहीं बदलने चाहिए, और मूल उद्देश्य, कोर पर्पस, जो हमेशा रास्ता दिखाता रहे। ये कंपनी की आत्मा है, पहचान है। ठीक है। इन्हें बचाना है। लेकिन बाकी सब कुछ, आपकी स्ट्रैटेजी, आपके प्रोडक्ट, प्रक्रियाएं, बाजार, ये सब बदलने के लिए तैयार होने चाहिए। दुनिया बदल रही है तो आपको बदलना ही होगा,
यही है स्टिम्युलेट प्रोग्रेस। अच्छा। तो सवाल ये नहीं कि क्या बदलें क्या नहीं, सवाल ये है कि हमारा मूल क्या है जिसे बचाना है, और बाकी सब कुछ कैसे बदलें ताकि हम अपने मूल के और करीब जा सकें। ये एक लगातार चलने वाली चीज है, कोई एक बार का फैसला नहीं। BHAGS, बड़े रोए खड़े कर देने वाले साहसिक लक्ष्य, जैसे बोइंग का वो 707 जेट प्रोजेक्ट या नासा का चांद मिशन, ये तो कंपनियों में एकदम जोश भर देते होंगे। हाँ, जोश तो भरते ही हैं, पर ये उससे कहीं ज्यादा है। BHAGs पूरी कंपनी को एक दिशा में फोकस कर देते हैं, जैसे कोई दूर का पहाड़ दिख रहा हो जिस पर सबको मिल के चढ़ना है। ये इतने बड़े और साफ होते हैं कि छोटी मोटी बातों, अंदरूनी खींचतान पर ध्यान ही नहीं जाता। सब उस एक बड़े लक्ष्य के लिए साथ आ जाते हैं। यह अक्सर 10 से 30 साल के लक्ष्य होते हैं और इतने मुश्किल कि उन्हें पाने के लिए कंपनी को अपनी मौजूदा सोच और तरीकों से बहुत आगे जाना पड़ता है, नई चीजें करनी पड़ती हैं। लेकिन एक सवाल है, क्या इतने बड़े लक्ष्य के पीछे भागते हुए कंपनियां भटक नहीं सकती? मतलब गलत रास्ते पर चली जाएं, शायद अपने मूल मूल्यों से ही दूर। बिल्कुल, ये खतरा रहता है और यहीं पर भाग कंपनी की मूल विचारधारा से जुड़ना बहुत जरूरी हो जाता है। एक अच्छा भाग सिर्फ बड़ा और साहसिक नहीं होता, वो कंपनी के मूल उद्देश्य और मूल्यों को दिखाता है, उन्हें आगे बढ़ाता है। अच्छा। अगर भाग सिर्फ साइज बढ़ाने या प्रॉफिट को लेकर है और कंपनी के क्यों से नहीं जुड़ा है, तो वो खतरनाक हो सकता है। जैसे नासा का चांद मिशन, वो सिर्फ एक टेक्निकल चैलेंज नहीं था, वो इंसान की खोज की भावना से जुड़ा था। तो सफल भाग हमेशा उद्देश्य केंद्रित होते हैं। ये बहुत जरूरी पॉइंट है, लक्ष्य बड़ा हो पर सार्थक भी हो। अच्छा, अगला सिद्धांत थोड़ा अलग लगता है। ट्राई अ लॉट ऑफ स्टफ एंड कीप व्हाट वर्क्स, यानी बहुत कुछ ट्राई करो और जो चल जाए उसे रखो। ये तो बड़ी कंपनियों की वो सोची समझी प्लानिंग वाली इमेज से एकदम अलग है। हाँ, और ये एक और मिथक तोड़ता है कि विजनरी कंपनियां हमेशा एक परफेक्ट मास्टर प्लान से चलती हैं। सच ये है कि वो बहुत सारे छोटे छोटे प्रयोग करती रहती हैं। जैसे प्रकृति में विकास होता है ना, एवोल्यूशन। हाँ। कुछ नया ट्राई किया, देखा बाजार क्या कहता है, ग्राहक क्या पसंद करते हैं। अगर कुछ काम करता है तो उस पर और ध्यान दिया, उसे बढ़ाया। नहीं करता तो छोड़कर कुछ और ट्राई किया। ये सब कुछ पहले से जानने की कोशिश नहीं है, ये करके सीखने और बदलते माहौल के हिसाब से ढलने पर जोर देता है। हाँ, इसमें थोड़ी उथल पुथल, थोड़ी अव्यवस्था हो सकती है, रचनात्मक अराजकता। हाँ कह सकते हैं, लेकिन यही लचीलापन उन्हें जिंदा रखता है। ठीक है। और लीडरशिप सिद्धांत कहता है होम ग्रोन मैनेजमेंट, यानी ज्यादातर लीडर्स कंपनी के अंदर से ही तैयार होते हैं, बाहर से सीईओ कम लाते हैं। संस्कृति बचाने के लिए ये समझ आता है, पर क्या इससे कंपनी थोड़ी अंदर ही अंदर सिमट नहीं जाती? बाहर क्या हो रहा है उससे कट जाने का डर? ये सवाल भी बिल्कुल जायज है और संतुलन यहाँ भी चाहिए। किताब ये नहीं कहती कि बाहर से कभी किसी को ना लाएं। जोर इस बात पर है कि लीडरशिप का विकास मुख्य रूप से अंदर होना चाहिए। अच्छा। जो लोग सालों से कंपनी में है, वो उसकी संस्कृति, उसके मूल्यों, उसके उद्देश्यों को गहराई से समझते हैं, वे उसे आगे बढ़ा सकते हैं। जब आप बार बार बाहर से टॉप लीडर लाते हैं तो संस्कृति के कमजोर होने का खतरा रहता है। हाँ, ये तो है। बाहरी व्यक्ति शायद तब सही है जब कंपनी वाकई किसी बड़े संकट में हो या उसे एकदम नई दिशा चाहिए, लेकिन सामान्य हालात में अंदर से नेतृत्व तैयार करना लंबी अवधि की स्थिरता के लिए बेहतर माना गया है। ये निरंतरता देता है। निरंतरता, ये शब्द बार बार आ रहा है और शायद इसीलिए आखिरी सिद्धांत है गुड इनफ नेवर इज, यानी कभी संतुष्ट मत होइए। जो है वो काफी अच्छा है ऐसा कभी मत मानिए, हमेशा और बेहतर करने की सोचिए। ये तो सुनने में ही थका देने वाला लगता है। क्या कंपनियां कभी चैन से नहीं बैठती? हाँ, चैन शायद गलत शब्द है। संतुष्ट होकर बैठ जाना वो खतरनाक है। ये एक सोच है, एक अंदरूनी बेचैनी कि हम और बेहतर कैसे हो सकते हैं। जिस दिन कोई कंपनी मान लेती है कि बस हम टॉप पर हैं, अब कुछ बदलने की जरूरत नहीं, शायद उसी दिन से उसका नीचे जाना शुरू हो जाता है। विजनरी कंपनियां अपनी सफलता से सीखती हैं, लेकिन उस पर इतराकर बैठ नहीं जाती। वे लगातार खुद को चैलेंज करती हैं, अपनी प्रक्रियाओं को सुधारती हैं, नए मौके ढूंढती हैं। ये एक कभी ना खत्म होने वाली खोज है उत्कृष्टता की। तो ये सारे सिद्धांत, घड़ी बनाना, उद्देश्य रखना, मूल बचाना पर प्रगति करना, बड़े लक्ष्य, प्रयोग करना,
अंदरूनी नेतृत्व और कभी संतुष्ट ना होना, ये सब मिलकर एक मजबूत तस्वीर बनाते हैं। हमने 3M, P&G, जॉनसन एंड जॉनसन, डिज्नी, HP, बोइंग, मैरियट, मोटोरोला जैसी कंपनियों के नाम सुने जिनका अध्ययन हुआ। हाँ, और अध्ययन ने दिखाया कि इन सब ने वक्त के साथ बड़े उतार चढ़ाव देखे, गलतियां भी की, लीडर बदले, बाजार बदले, लेकिन ज्यादातर में उनकी जो मूल विचारधारा थी, उद्देश्य की स्पष्टता थी और सुधार की इच्छा, वो बनी रही और उसी ने उन्हें वापस आने में मदद की। तो अगर हमें इन सब का निचोड़ निकालना हो, मुख्य सबक क्या है? शायद यही कि स्थायी महानता कोई एक्सीडेंट नहीं है। इसके लिए एक साफ उद्देश्य चाहिए जो सिर्फ मुनाफे से बड़ा हो। एक मजबूत संस्कृति बनानी पड़ती है, मूल चीजों को पकड़ कर रखना होता है, पर बदलाव को भी अपनाना होता है। बड़े सपने देखने होते हैं, प्रयोग करने से डरना नहीं होता है, अपने लोगों को आगे बढ़ाना होता है और कभी नहीं सोचना होता है कि बस हो गया। आपने बिल्कुल सही सार निकाला है। ये एक तरह से एक ढांचा है कुछ भी स्थायी बनाने के लिए, चाहे वो बिजनेस हो या शायद जिंदगी का कोई और पहलू। ये दिखाता है कि सफलता किस्मत की बात नहीं है, ये सचेत चुनाव और लगातार मेहनत का नतीजा है। लेकिन समीक्षा में एक आलोचना का भी जिक्र था कि कुछ कंपनियां जिन्हें किताब में विजनरी कहा गया, जैसे मोटोरोला, वो बाद के सालों में उतनी सफल नहीं रहीं। तो क्या इसका मतलब है कि ये सिद्धांत अब काम नहीं करते या पुराने हो गए? ये एक बहुत जरूरी बात है और हमें जमीन पर रखती है। कोई भी सिद्धांत सफलता की गारंटी नहीं हो सकता, खासकर इतने बदलते हुए कारोबारी माहौल में। सही बात है। मोटोरोला या HP जैसी कंपनियों के बाद के संघर्ष हमें याद दिलाते हैं कि ये सिद्धांत कोई पत्थर की लकीर नहीं है। इन्हें लगातार बदलते हुए हालात में लागू करना पड़ता है। शायद जिन कंपनियों ने बाद में संघर्ष किया, वे उस प्रिजर्व द कॉज स्टिमुलेट प्रोग्रेस वाले संतुलन को ठीक से नहीं साध पाई। हो सकता है। या शायद वो गुड इनफ नेवर इज वाली सोच कहीं पीछे छूट गई, या उन्होंने अपने BHS को बदलते वक्त के हिसाब से बदला नहीं। तो सिद्धांत आज भी काम के हैं, लेकिन उन्हें लागू करना और समय के साथ ढालना वही असली चुनौती है। सफलता कमानी पड़ती है और उसे बनाए रखना पड़ता है। वो एक बार मिल जाने पर हमेशा के लिए आपकी नहीं हो जाती। तो कुल मिलाकर बिल्ड टू लास्ट हमें याद दिलाती है कि महान कंपनियां सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट या आइडिया या लीडर से नहीं बनती, वे एक गहरी नींव पर बनाई जाती हैं। विचारधारा, संस्कृति, उद्देश्य, और फिर उन्हें लगातार सींचना पड़ता है, बदलना पड़ता है, सुधारना पड़ता है। ये एक लगातार चलने वाला निर्माण है। बिल्कुल। अंत में ये किताब शायद यही कहती है कि कंपनी क्या करती है या क्या बेचती है वो उतना जरूरी नहीं है जितना ये कि कंपनी क्यों मौजूद है और वो भविष्य में क्या बनना चाहती है। यही सोच कंपनियों को रोजमर्रा के नफे नुकसान से ऊपर उठकर लंबे समय तक प्रासंगिक और प्रभावशाली बने रहने की ताकत देती है। और यहाँ एक विचार है जिस पर हम अपने श्रोताओं को सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। क्या ये सिद्धांत, जैसे एक उद्देश्य का होना, मूल को बचाते हुए प्रगति करना, बड़े साहसिक लक्ष्य रखना, अंदर से नेतृत्व बनाना, क्या ये वाकई सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए है, या फिर हम इन विचारों को अपने निजी जीवन में, अपने करियर में, अपने छोटे कारोबार में या किसी सामाजिक काम में भी कुछ स्थायी और अर्थपूर्ण बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? इस सवाल के साथ आज की ये बातचीत यहीं समाप्त करते हैं।